नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये PYQ सीरीज़ जो मैं MSSO के लिए चला रहा था, उस सीरीज़ का ये 13वां वीडियो होगा। और ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन साइंस का है, जो कि मेडिकल सोशल वर्क से पूरा इसमें क्वेश्चन मैच करता है। तो जितने लोग MSSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने फ्री में मेरा इनिशिएटिव जो है देख रहे हैं, उनके लिए है ये। बाकी पेड बैच के लिए तो सेपरेट मैंने वीडियोस और PDF मटेरियल बनाया। तो अगर कोई पेड बैच का PDF और प्लस रिकॉर्डेड वीडियो जो अभी तक हो चुका है, और जो आगे MCQs या PYQs जो मैं कराऊंगा, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। प्लस अभी जो क्लासेस हैं उसके लिए भी। तो अभी अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ लिम्ब और फैकल्टी इज नोन एज। ठीक है, तो लिम्ब मतलब कि बॉडी का कोई पार्ट अगर वो ख़त्म हो गया है एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके वजह से इंसान के पूरे बॉडी में भी उसका इम्पैक्ट रहता है, या बॉडी के किसी एक दो पार्ट पे भी हो सकता है, मेजरली हाथ और पैर पे रहता है। विच काजेज हिज लेग्स टू बी स्टिफ्ड टाइट एंड डिफ़िकल्ट टू मूव, देन द कंडीशन यानी डिसेबिलिटी मीन्स। तो क्या होगा? इनएबिलिटी टू वॉक। क्योंकि जो पैर है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस का मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, टाइटनेस रहती है, तो उसको सबसे ज़्यादा चलने में ही प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ वाज पब्लिश्ड बाई। तो ये WHO ने पब्लिश किया हुआ। अ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो उसको क्या प्रॉब्लम होगी? लर्न एंड अंडरस्टैंड एट अ मच स्लोअर पेस दैन द एवरेज पीयर्स। यानी जो एवरेज IQ वाले हैं या एवरेज से ऊपर IQ वाले हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है वो उनमें, और जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनमें ये फ़र्क रहेगा कि वो कोई भी चीज़ जो है सीखने में ज़्यादा समय लेगा। बाकी जो है तीनों ऑप्शन वो डिफरेंट है। इज़ ऑफन अ विजुअल लर्नर, नहीं, इज़ यूजुअली ऑडिटरी लर्नर एंड कैन लर्न लाइक हिज और हर पीयर ग्रुप इन रेगुलर क्लासेस। तो रेगुलर की तरह तो नहीं कर पाएगा परफॉर्म। डिसऑर्डर ऑफ मूड और फीलिंग स्टेट्स आइदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म और कैटेगराइज्ड एज। तो जो मूड डिसऑर्डर है या जो इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो वो किस में कैटेगराइज करते हैं? तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कैटेगराइज करते हैं। सेंसरी डिसेबिलिटी इज़ डिफरेंट थिंग, जिसमें सेंसेस प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उसको सेंसरी डिसेबिलिटी बोलते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो। फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल इम्पेयरमेंट मतलब जहाँ पे लिम्ब से रिलेटेड कोई इम्पेयरमेंट हो। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इज़ इन क्लासरूम। मूड डिसऑर्डर बेसिकली जैसे डिप्रेशन, आपने नाम सुना, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, या मैनिक एपिसोड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का, वो भी मूड डिसऑर्डर है। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इन क्लासरूम कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अ स्टूडेंट विथ। तो कोई अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्लासरूम में, तो वो किस डिसेबिलिटी के अंडर आएगा? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, तो SLD भी दो तरीके का होता है। एक होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, और एक होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बेसिकली डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया 3 टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है डिसकैल्कुलिया में, और डिस्ग्राफिया में लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो आपने तारे जमे पर मूवी देखी है वो इसी पे बनी हुई है, उस बच्चे को डिसलेक्सिया ही रहता है। बाकी विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें आप समझ लो। लर्निंग डिसेबिलिटी ही है ये एक टाइप का, जो SLD हमने दूसरा वाला बताया। ठीक है, तो वो SLD लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जो शारीरिक किसी तरीके से अक्षमता है, हाथ पैर में दिक्कत है। एंड विजुअल इम्पेयरमेंट जब देखने में प्रॉब्लम है, यानी विज़न पुअर है। द एक्सपेंशन ऑफ CBR, तो CBR बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी
समुदाय में रहते हुए आपको ट्रीट किया जाए, आपको वापस उस समुदाय में प्रॉपर फुली फंक्शनिंग के साथ रिस्टोर करने की जो प्रक्रिया है उसी को कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन ऑप्टिकल एड फॉर लो विजन चिल्ड्रन। तो लार्ज प्रिंट जो है ये नॉन ऑप्टिकल एड है, मतलब कि कोई ऐसा चश्मा देना या कोई ऐसा डिवाइस देना जिससे जो है चीज़ें बड़ी दिखे, उसको ऑप्टिकल में रखेंगे। बट नॉन ऑप्टिकल मतलब प्रिंट ही लार्ज करना, बड़े प्रिंट लिखना, जो भी अक्षर वो बड़े बड़े लिखना, तो वो जो है ऑप्टिकल में नहीं आएगा। करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिया, तो जो मायोपिया के लिए यूज़ करते हैं वो कनकेव करते हैं। कनकेव को हिंदी में अवतल बोलते हैं और कॉन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं। द इमेज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इज नोन एज, तो रेटिना के सामने जो बनता है इमेज उसको मायोपिया बोलते हैं। ब्रेल कंसिस्ट ऑफ, कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट जो अच्छे क्वालिटी की लिफ्ट है, तो उसमें आप देखोगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 अलग अलग जो है डॉट बने रहते हैं, कहीं किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6। ठीक है, तो टोटल 6 डॉट्स होते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कई जगहों पे। तो ये 6 डॉट्स कम्युनिकेट करते हैं कि कौन से फ्लोर पे क्या कहाँ जाना है। रेडनेस, इचिंग, टीयरिंग एंड इरिटेशन ऑफ आइज आर सिम्टम्स ऑफ, तो ये ट्रैकोमा का सिम्टम हो सकता है। ट्रैकोमा एक आँख से संबंधित बीमारी है। एंड द इंक्रीज ऑफ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर लीड्स टू ग्लाकोमा, तो ये ग्लाकोमा इंडिया में ग्लूकोमा जो है भी वो नेपाल बॉर्डर से संबंधित जो क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, तो उधर ग्लूकोमा पाया जाता है। वैसे ग्लूकोमा फ्री माना जाता है इंडिया, नेपाल में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोमा का केस है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय, यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। स्नेल चार्ट इज़ यूज टू मेज़र, विजुअल एक्टिविटी के लिए। विजुअल एक्टिविटी ऑफ लो विजन इज, तो जो 6/18 से कम होता है उसको विजुअल एक्टिविटी कहते हैं। कंजक्टिविटी इज आल्सो नोन एज, तो कंजक्टिविटी जो पिंक आई होते हैं उनको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अ मैप ऑन विच इंफॉर्मेशन इज परसेप्टिबल टू टच, तो उसको टैक्टाइल मैप बोलते हैं, मतलब जिसमें छू के समझने की जो है समझ सकते हैं, उसको टैक्टाइल मैप बोलते हैं। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इज, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है? फेल्स टू डेवलप लैंग्वेज अनलाइक सेम एज चाइल्ड। एमिनोसिंथेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, तो एमिनोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिससे जल्दी पहचान करने में मदद करता है। एडुकेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो किसके अंडर काम करती हैं? ICDS प्रोग्राम के अंडर। ICDS किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा जी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो, क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। एलिमिनेट्स द occurrence of the problem in the individual and reduces the prevalence in the community is referred to as प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? जैसे HIV ना हो, एड्स ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? अवेयर करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए, सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होने के लिए, एंड कोविड ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? मास्क लगाने के लिए या हैंड सैनिटाइजेशन के लिए, या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो उसके लिए हम कहते हैं, जैसे अभी जो है जो इन्फ्लुएंजा चला हुआ है उससे बचने के लिए बोलते हैं मास्क लगाओ, लोगों से हाथ ना मिलाओ, या हाथ मिलाओ तो थोड़ी देर बाद धुल लो। तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन है। वन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस यानी सुनने की क्षमता खो देना जो है उसकी सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्किंग अदर्स टू स्पीक मोर स्लोली या क्लियरली एंड लाउडली। 41 डेसिबल टू 61 डेसिबल इन बेटर ईयर लेवल इज रेफर्ड टू एज मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। अगर 41 डेसिबल टू 60 डेसिबल है, तो डेसिबल क्या होता है? एक वायु मतलब ध्वनि के जो है तीव्रता मापने की पैरामीटर है। लेस देन 40% इन बेटर ईयर इज द स्पीच रिकॉग्निशन लेवल ऑफ सीवियर हियरिंग लॉस बोलते हैं। चिल्ड्रन क्लासिफाइड एज ए लर्निंग डिसेबल्ड
और स्लो लर्नर्स मे हैव दिस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, तो ये सेंट्रल हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड नेसेसरी न्यूरल हियरिंग इज लॉस इज नोन एज, तो इसको मिक्स्ड बोलते हैं। लॉस ऑफ 60 डेसिबल आर मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ frequencies is referred to as hearing impairment. Physical development refers to the physical changes in the size, structure and proportion of the parts of the body that take place from the moment of conception. यानी जब भी बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, तो गर्भ में आने के साथ उसका जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसी के एवरेज में सारी चीज़ें जो है विकसित होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ ज़्यादा पहले बड़ा हो जाएगा और फिर बाकी शरीर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो एक उसी के जो है एवरेज में बढ़ता है सारी स्ट्रक्चर, तो उसी का दिया हुआ है। एक्सपैंड AAMR मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले मतलब कि जो विकास है बच्चे का वो स्लो होता है। जैसे सबसे प्रोमिनेंट कॉज माना जाता है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा हुए हो सकता है देर में रोए, लेट क्राइंग होता है, ठीक है, या रोया ही नहीं, या उसके अलावा आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आप पूछोगे तो कहेंगे कि लेट चलना शुरू किया, लेट जो है बोलना शुरू किया। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे घुटनों के बल लेट चलना शुरू किया, खड़े होकर लेट चलना शुरू किया, बोलना लेट से स्टार्ट किया, पहचानना लोगों को लेट से स्टार्ट किया, तो ये सब माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा अगर टाइम से नहीं अचीव करता है तो हाई चांस है कि वो मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर IDD का केस हो सकता है। एक्सपेंड NTA मतलब नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत ही स्कीम्स जो भी सोशल सिक्योरिटी की हैं आती हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्कीम अंडर नेशनल ट्रस्ट। तो निर्मया जो है, निरामया है, निर्मया नहीं है, निरामया है, ठीक है। निरामया मतलब कि जितने भी डिसेबल्ड हैं उनके लिए है ये, जो ट्रीटमेंट हो सकता है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हो सकता है, तो स्कीम है एक निरामया, वो नेशनल ट्रस्ट के अंडर आता है। इट मीन्स एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, इसको मेंटल इलनेस बोलते हैं। बाकी 3 और ऑप्शन जो हैं, जैसे इसमें भी देख लेते हैं। RCI क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और RT क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन आप लोग पता रखेंगे तो जल्दी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जो किसी लिम्ब में किसी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो। डाउन सिंड्रोम एक मेंटल रिटार्डेशन का क्राइटेरिया है, मतलब एक टाइप है समझ लो, जिसमें माथा चौड़ा होता है, होठ पतले होते हैं, नाक चपटा होता है, आंखें किनारे की ओर धसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम का ये सब फीचर है, और ऐसे फीचर्स ऐसे बच्चों में IDD का होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एपिलेप्सी एक जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मिर्गी आती है, इसका एपिलेप्सी का नाम ही है मिर्गी, ठीक है। फिट्स भी बोलते हैं कहीं कहीं। नेक्स्ट है, what is the accumulation of an abnormal amount of cerebrospinal fluid within the cranium which causes damage to the brain tissues and enlargement of the cranium। तो इसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं, जिसमें सर बड़ा हो जाता है, ठीक है, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, तो उसमें बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। देखो मैं मेडिकल फील्ड का कम्प्लीटली हूँ नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो अगर कहीं गलत है तो उसको टारगेट करने के बजाय आप लोग करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन की जो 4 क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। तो माइल्ड मतलब जो 50% तक जो है डिसेबिलिटी होती है, मॉडरेट जो 75% तक होती है, सीवियर 90% तक होती है, और प्रोफाउंड 100% तक होती है, यानी जो 100% इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उसको प्रोफाउंड बोलते हैं। माइल्ड में एडुकेटेबल होता है, ट्रेनेबल होता है, ठीक है, और कह सकते हो एडुकेटेबल यानी A का 4 हो जाएगा। मॉडरेट जो कि ट्रेनेबल भी होता है और एडुकेटेबल भी होता है पार्शियली, ठीक है, तो B का 1 हो जाएगा। सीवियर जो कि डिपेंडेंट होता है एंड कह सकते हो एक तरीके से कि जो है वो, हाँ ये है कि जो मॉडरेट वाला है
उससे ज़्यादा उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। बट हाँ, ये है कि अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और दोगे तो मॉडरेट की तरह थोड़ी सी उससे कम, लेकिन परफॉर्म कर पाएगा। और प्रोफाउंड को 100% सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए लाइफ सपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एंडोक्राइन इम्बैलेंस। तो इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। चिल्ड्रन बॉर्न प्रीमेच्योरली वेगिंग लेस देन 1500 ग्राम्स, यानी 1500 ग्राम्स मतलब 1.5 किलो एट बर्थ रिवील अ हाई इंसिडेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। मतलब ये बोला जा रहा है इसके माध्यम से कि अगर 1.5 किलो से बच्चा कम है तो ये बहुत हाई चांस है कि उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस है। एक्सपेंड AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। It is characterized by a slow growing bone destructive lesion located near one end of the shaft of a bone। तो इसको bone cyst बोलते हैं। लॉस ऑफ मसल फंक्शन इन पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसको पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें किसी बॉडी पार्ट में भी हो सकती है, पूरे मल्टीपल बॉडी पार्ट में भी हो सकती है, शरीर के आधे पार्ट में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एक आँख में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है पैरालिसिस। एपिलेप्सी आपको बताया मिर्गी को बोलते हैं, आर्थराइटिस गठिया रोग को बोलते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसमें जो है बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में जो है आप देखोगे उसका इम्पैक्ट आएगा। बहुत जल्दी ही बॉडी बहुत पेन भी होता है इसमें, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी कहीं से भी मुड़ जा रही है, कहीं से भी उसको जो है अचानक से ऐसा लगेगा कि वो उस बॉडी पार्ट में जान ही नहीं बची। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसका जो इंजेक्शन लगता है बहुत महंगा आता है, लगभग मतलब ऐसे कहना तो ठीक नहीं, लगभग 1 करोड़ का इंजेक्शन होता है जिससे बीमारी थोड़ी कम भी हो सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसके लिए अभी जो इंजेक्शन है वो बहुत कॉस्टली है, इंडिया में अफोर्ड करना मुश्किल है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत जो जिनकी इलाज हो सकती है संभव, तो उनके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। एंड सडन लॉस ऑफ सर्कुलेशन इन वन और मोर ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्रेन, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, जो यानी ब्रेन में जो है ब्लड की सप्लाई रुक जाना। एपिलेप्सी बताया ही, एपिलेप्सी वही मिर्गी, सीजर को भी मिर्गी ही बोलते हैं। फिट्स, सीजर, एपिलेप्सी एक ही चीज़ है लगभग। और कन्वर्जन भी एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक टाइप है, और स्ट्रोक तो आपको बता ही दिया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉज्ड बाई, तो ये म्यूटेशंस ऑन एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन से होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। द डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेस इन लॉस ऑफ मसल, तो इसको मसल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। मसल मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी अचानक से उस मसल में जो है वीकनेस सेंसेशन ख़त्म होने लग जाता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। स्टेफनिंग ऑफ आर्म, लेग और नेक प्रोड्यूसिंग अ फोर्स्ड पोस्चर ड्यूरिंग द सीजर इज नोन, इसको फोकल टोनिक सीजर बोलते हैं। मैंने पेड वाले बैच में बोला था, एक होता है फोकल और एक होता है जनरलाइज्ड। ठीक है, तो फोकल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पे होगा, और जो जनरलाइज्ड सीजर होता है वो पूरे बॉडी पार्ट पे होगा। और जो आप देखते हो कि अचानक से बॉडी जो है वाइब्रेट करने लग गई, हाथ पैर कांपने लग गया और मुंह से झाग आ जाता है, 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखो, जैसे मुंह से झाग आना और पेशाब निकल जाना, जबान कट जाना, और जो वाइब्रेशन है या बेहोशी है कह सकते हो, वो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक होना, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब जो है फिट्स के यानी एपिलेप्सी मिर्गी के लक्षण हैं। अगर ये बेहोशी घंटों हो रही है, मुंह से झाग नहीं आ रहा है, पेशाब नहीं निकला है, जबान नहीं कटी है, तो ये सब जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस, जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो आपको अवेयरनेस पर्पज़ से बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को आपको पकड़ना नहीं है कि हाथ पैर काँप रहा है तो पकड़ लो, उससे उसका हाथ पैर टूट भी सकता है। और दूसरा, अगर मुंह से झाग निकल रहा है, मिर्गी आ गई, तो पानी नहीं पिलाना है जब तक कि वो कम्प्लीटली होश में आके बैठ ना जाए।
और जब उसको मिर्गी आई है तो कोशिश करो जो भी कपड़ा पहने हो कपड़ा खोल के उसके सर के नीचे रख दो, जिससे उसका सर वाइब्रेट हो रहा है तो कटे नहीं। और जैसे ही 2 मिनट 1.5 मिनट होगा उसके बाद उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और हाँ, अगर उसको हो सके तो लेफ़्ट या राइट साइड टिल्ट करके लिटा दो मिर्गी जब आए, जिससे उसके मुंह से जो झाग है वो निकल जाए। अदरवाइज झाग से चोक कर जाएगा और उसकी मौत हो सकती है, मतलब सांस लेने की जो नली है वो चोक हो सकती है, उससे मौत हो सकती है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 46 है, इट इनेबल्स द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू अवेल कंसेशंस एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, यूडीआईडी। और इसके वेबसाइट का नाम अगर सर्च करोगे तो यूडीआईडी से भी खुल जाएगा, और स्वावलंबन भी है इसका नाम, ठीक है। तो ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड अगर बन जाता है, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो बन जाएगा। और अलग अलग जितनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के ऊपर अलग अलग जो है सीवियर मॉडरेट प्रोफाउंड का अलग अलग जो है रंग भी होता है कार्ड का। नेक्स्ट है दीज प्रोस्थेटिक्स आर यूज्ड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इंटरनल प्रोस्थेटिक्स मतलब जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं। एन अप्लायंस विच इज़ एडेड टू द पेशेंट टू एनेबल बेटर यूज ऑफ बॉडी पार्ट इज एन ऑर्थोटिक्स बोलते हैं। जेनोफोबिया क्या होता है? जेनोफोबिया होता है स्ट्रेंजर्स से डर। जेनो मतलब स्ट्रेंजर्स से डर। एंड दिस थेरेपी इज मोर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बोथ फोबिक एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको एक्सपोजर थेरेपी बोलते हैं, ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। रबर बैंड टेक्निक भी हम यूज़ करते हैं, रबर बैंड टेक्निक यूज़ करते हैं, वो इसमें काम आता है OCD में। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी RNT का है, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कॉग्निटिव एरर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एंड बाकी कॉग्निटिव मतलब कि योर थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने और इसमें जो डिसीजन मेकिंग है उसको कॉग्निशन बोलते हैं। इम्पल्स मतलब कि एक हिसाब से जितने आपके एंगर इश्यूज होते हैं वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में आते हैं। इस तरीके से 50 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किया। टोटल इसमें 200 है, तो 50-50 करके मैं 4 वीडियोस में इसको कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और लोगों को कंसर्न ये है कि 17-18 लेक्चर हो गए, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा लेक्चर का रिकॉर्डेड, और PDF मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सिर्फ PDF क्यों नहीं देते, तो सिर्फ PDF अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। हाँ, आगे प्लान अगर कुछ करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।